हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं डायबिटीज़ मेलाइटिस सीरीज के इस आखिरी वीडियो में, जो 5वां वीडियो है। इसमें आज हम जानेंगे कि शुगर फ्री का इस्तेमाल कितना सेफ़ है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा विद एविडेंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इज सेफ टू यूज शुगर फ्री? सबसे पहले एक मिथ दूर करना चाहूँगा, एक गलत अवधारणा जो है फलों को लेके कि हम फल शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं। यहाँ पर हार्वर्ड एजुकेशन का जो रिसर्च बताता है, मैं यहाँ पे आपको वो शो कर रहा हूँ इसके बारे में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, शुगर कंटेनिंग फूड्स इन देयर नेचुरल फॉर्म, होल फ्रूट फॉर एग्जाम्पल, टेंड टू बी हाईली न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिएंट डेंस, हाई इन फाइबर एंड लो इन ग्लाइसेमिक लोड। मतलब क्या हुआ कि जो फल होते हैं उनमें नेचुरल फॉर्म में जो मीठा होता है वो नुकसानदेह नहीं होता है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है और फाइबर ज़्यादा होते हैं और उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। लेकिन नुकसानदेह यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, ऑन द अदर हैंड रिफाइंड concentrated sugar consumed in large amounts rapidly increases blood glucose and insulin levels, increases triglycerides, inflammatory mediators and oxygen radicals, and with them the risk of diabetes, cardiovascular disease and other chronic illness. यहाँ पे ये भी साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि जो शुगर हम लेते हैं, चीनी लेते हैं, रिफाइंड कंसनट्रेटेड शुगर, ये नुकसानदेह है। इससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जिससे डायबिटीज़ भी होता है और हार्ट डिजीज यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज और अदर क्रॉनिक डिजीजेज भी होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले क्लियर हो गया कि हम फल का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट में कर सकते हैं, लेकिन उनके आरबीएस के डेटा के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसा उनका आरबीएस होगा। ये नहीं कि हम पूरी तरह से फ्री कर देंगे, हाँ लेंगे लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये शुगर फ्री की पिक्चर है जो मैंने नेट से निकाली है, इसके फ्रंट की और बैक में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड पे नीचे अंडरलाइन में, कंटेन्स एस्पार्टेम, और उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, नॉट फॉर फिनाइलक्यूटेरिक्स। मतलब जिनको फिनाइलक्यूटेरिया है उनको लिए नहीं है और बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे राइट हैंड पे देखिए, इसके इंग्रेडिएंट में साफ साफ लिखा हुआ है एस्पार्टेम है इसमें। अब एस्पार्टेम होता क्या है ये भी जान लीजिए। ये नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसके वजह से ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, कार्सिनोजेनिक होता है यानी कैंसर कर सकता है, मेटाबॉलिक होता है यानी डायबिटीज़ को और बिगाड़ सकता है या कोई नई मेटाबॉलिक डिजीज़ खड़ी कर सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, किसी किसी को इससे एलर्जी भी होती है। ये मैं नहीं, ये रिसर्च कह रहा है कि ये सारे नुकसान हैं एस्पार्टेम का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से। और अगर हम इसे डिटेल में देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो लंबी लिस्ट है। जो नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसमें आता है, सबसे बड़ा जो लिस्ट है हेडेक का, हियरिंग लॉस का, साइटिका का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, पार्किंसन, एपिलेप्सी, ये सारे इसके न्यूरोलॉजिकल यानी नर्वस सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साथ ही साथ इसमें आँखों के आगे धुंधलापन छाना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होना है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिया, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां। हार्ट डिजीज़ कुछ होते हैं जैसे हार्ट पल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है।
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को, ओबेसिटी जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अभी हमने देखा था पीछे, ये हो सकती है। डायबिटीज़ यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि डायबिटीज़ को और बिगाड़ देता है ये। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो एंडोक्राइनोलॉजी की अदर बीमारियाँ होती हैं उनमें से कोई क्रिएट कर सकता है। प्री टर्म डिलीवरी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के समय इसको ले रही है तो समय से पहले डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं और जिससे जच्चा बच्चा को दोनों को नुकसान हो सकता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट में कैंसर भी है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक लंबी लिस्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट की जो कि रिसर्च में देखी गई है, जो कॉमनली कई रिसर्च में पाई गई है। ये कॉमन डेटा मैंने निकाल के बनाया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च को अगर हम वेरीफाई करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लेफ्ट हैंड पे रिसर्च बोल रही है कि इसमें द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हैव गिवन अ कॉशियस नोट टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन प्लेस ऑफ sugar to combat obesity, metabolic syndrome and diabetes. All these factors for heart diseases. यहाँ पे भी देखिए साफ साफ बता दिया गया, ओबेसिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं, डायबिटीज और बिगड़ सकती है या डायबिटीज नहीं है तो हो सकती है और इससे हार्ट डिजीज हो सकता है। राइट हैंड पे हम देखें मेडिकल न्यूज़ टुडे, यहाँ पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया है। Some evidence suggests aspartame may have a negative impact on health, such as weight management, obesity, जो भी हमने देखा, and potential risk for preterm delivery, यानी समय से पहले बच्चा हो जाना जिससे जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है आगे चल के, and specific type of cancers, यानी कुछ खास तरह के कैंसर हो सकते हैं। इसके बारे में और आपको मिल जाएगा हमारे इंटरनेशनल न्यूज। यहाँ आप टाइम्स नाउ के आर्टिकल में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बोला गया है एस्पार्टेम और एसेसल्फेम के हैड अ हायर रिस्क ऑफ ओवरऑल कैंसर कंपेयर टू नॉन कंज्यूमर्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर्स के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। राइट हैंड पे भी यही बात बोली गई है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। तो हमने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे कि हमको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है और कुछ डॉक्टर्स इसको सजेस्ट भी कर देते हैं, गॉड नोज क्यों। रिसर्च तो पढ़ना चाहिए हर डॉक्टर को, तो इसलिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं एस्पार्टेम के, क्योंकि अगर हम वो नहीं ले सकते तो फिर हम क्या ले सकते हैं इसकी जगह। तो इसमें हनी, लेकिन हनी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रांडेड पैक्ड हनी नहीं लेना है। प्योर रॉ ओरिजिनल अगर हनी कहीं मिलता है तो आप उसको थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सारे पैक्ड और ब्रांडेड सामान में एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है। उसमें कुछ भी आप लीजिए इस लिस्ट से रिलेटेड हर सब में आपको मिलावट मिलेगी। तो यहाँ पे आगे है मेपल सिरप, अगेव नेक्टर, एस्टिविया लीव्स, मोलेसेस। तो इसमें से जो भी आपको ओरिजिनल रॉ फॉर्म में मिले आप उसको यूज कर सकते हैं, स्वाद अनुसार थोड़ा सा। ये पांचों आपको जो डायबिटीज के वीडियोज में सारी जानकारी दी गई है, ये हर एक फिजिशियन को पता होना चाहिए। एक अच्छे फिजिशियन की ये पहचान है कि उसको ये पता हो कि उसे क्या ठीक करना है, यानी नॉलेज ऑफ डिजीज, कब ठीक करना है यानी नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मतलब कि किस स्टेज में दवा देनी है, किस स्टेज में न्यूट्रिशन थेरेपी देनी है, किस स्टेज में डाइट रेजिमेंट कराना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। और कैसे ठीक करना है, नॉलेज ऑफ मोड एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी किस पद्धति में इसका सही और स्थायी उपचार है बिना साइड इफ़ेक्ट्स के और जिसमें जीवन भर दवा ना खानी पड़े। तो वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये सारी क्वालिफ़िकेशन अगर आपके फिजिशियन में हैं तो आप सही हाथों में अपना इलाज करा रहे हैं, और अगर नहीं हैं तो आप खुद इन पांचों वीडियोज़ को देखिए और जज करिए
कि आप सही हाथों में हैं या नहीं, और आगे का अपना डिसीजन लीजिए। ये जो भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे एक अच्छे फिजिशियन की बताई गई है, ये होम्योपैथी के जो भगवत गीता बुक है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जिसमें डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें ये वहाँ से ली गई हैं और प्रैक्टिकली यही हमको ट्रीटमेंट में भी मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अ गुड फिजिशियन इज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हु रिस्टोर्स द सिक टू हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।